जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग फिर मैथमेटिक्स के सीरीज में जो है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का प्रैक्टिस वर्क बुक देखेंगे, जो कि किरण प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित है। और उसी प्रैक्टिस वर्क बुक का हम लोग सेट 5 का जो है मैथमेटिक्स के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग जो है सेट को शुरू करते हैं। आइए देखिए, पहला प्रश्न क्या है। 16008 में अंक 6 का जातीय मान क्या होगा। यहाँ पे क्या है, जातीय मान पूछा जा रहा है, यानी फेस वैल्यू। जातीय मान या अंकीय मान दोनों एक ही चीज होता है। हम लोग क्या लिखते हैं, जातीय या अंकीय, है ना। जातीय या अंकीय मान। हिंदी में जातीय मान या अंकीय मान होता है, और इंग्लिश में क्या होता है, आपका इंग्लिश में होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जातीय और अंकीय अंकीय मान जैसा फेस वैल्यू, यानी फेस मतलब जो चेहरा दिख रहा है वही उसका वैल्यू होगा। तो यहाँ पे क्या है, जैसे एक, तो एक क्या है, एक अपना चेहरा दिखा रहा है एक का। छो क्या दिखा रहा है, छो का। जीरो क्या दिखा रहा है, जीरो का। आठ क्या दिखा रहा है, आठ का। तो जो उसका अपना निजी मान है, यानी फेस वैल्यू है, वही यहाँ पे पूछा जा रहा है, जातीय या अंकीय मान। तो यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा दो। एक दूसरा होता है क्या, पैलेस वैल्यू, जिसको हम लोग स्थानीय मान कहते हैं हिंदी में। स्थानीय मान, जिसको हम लोग इंग्लिश में पैलेस वैल्यू, PALACE, पैलेस वैल्यू। पैलेस वैल्यू, पैलेस मतलब हुआ स्थान। हिंदी में अगर नहीं, इंग्लिश में देखेंगे तो दोनों का जो है मीनिंग, अगर इंग्लिश आपको याद है तो अच्छा आसानी से आप फेस मतलब चेहरे का वैल्यू, यानी जो चेहरा इसका दिख रहा है 160008 का वही दिख रहा है। अब पैलेस मतलब स्थान, यानी स्थानीय मान। तो पैलेस मतलब हुआ कि जितने जो जिस पैलेस पे है उसका उतना ही मान होगा। जैसे यहाँ पे 6 अगर देखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 6 क्या है, हजार के स्थान पे है। तो इसका अगर पैलेस वैल्यू देखा जाता तो ये क्या हो जाता, हमारा 6000 राइट हो जाता। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है जातीय मान, तो पैलेस वैल्यू उसी तरह से 8 का दिखा जाता। तो 8 का क्या है, फेस वैल्यू और स्थानीय मान दोनों एक ही है, कि इसलिए कि ये इकाई के स्थान पे है। तो 8 का फेस वैल्यू जो दिख रहा है वो 8 ही होगा। स्थानीय मान भी देखेंगे तो इकाई स्थान पे है, चूंकि एक इकाई पे है तो इसलिए 8 का मान 8 ही होगा। उस तरह से ये जीरो के बारे में अगर देखेंगे तो ये क्या है, दहाई के स्थान पे है ना। तो इसका मान हो जाएगा 0 × 10, तो 0 ही होगा, ठीक है। तो उसी तरह से जो है यहाँ पे जो है 6 का अगर जो है स्थानीय मान देखा जाता है पैलेस वैल्यू, तो 1000 पे 6000 हो जाता, और एक का देखा जाता वो 10,000 पे हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से चीजें हम लोग यहाँ पे स्पष्ट करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य का एक पांचवा भाग 4 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का एक छठवां भाग 5 दिनों में कर सकता है। यदि वो एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए, टाइम एंड वर्क में हमेशा हम लोग क्या देखते हैं, तो जो है काम को देखना होता है ना। हमेशा काम को देखिए। तो काम हमको पहले खोजना होगा। तो यहाँ क्या है, किसी कार्य का एक पांचवा भाग क्या है, 4 दिन में करता है। तो पूरा काम ये कितने दिन में करेगा, पूरा काम 4×5 = 20 दिन में ये करेगा। कौन, ए। उसी तरह से अगर बी देखें तो 6×5 = 30 दिन में करेगा, है ना। तो इस तरह से हमारा ए जो है 20 दिन में करेगा, और बी हमारा क्या करेगा, 30 दिन में करेगा। तो अब हमको काम क्या करवाना है, तो एलसीएम ले लेना है। तो 20 30 का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 60। तो 20×3 = 60, 30×2 = 60। अर्थात अब क्या पूछा जा रहा है, तो साथ मिल करके, तो एक दोनों साथ मिल करके, तो दोनों काम क्या करवाना है, 60 काम। और एक दिन में 3 काम, और ये 2 काम, यानी टोटल एक दिन में 5 काम। तो 60 काम कितने दिन में करेगा, अर्थात 12 दिन में। यानी ए बी दोनों मिल करके वो काम को करना चाहे तो 12 दिनों में कर देगा। ये टाइम एंड वर्क का आसान सा कॉन्सेप्ट था, ये कुछ नहीं है, इस सभी जानते होंगे बनाने के लिए। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कक्षा ए और बी छात्रों की कुल संख्या 72 है। कक्षा ए में छात्रों की संख्या कक्षा बी में छात्रों की संख्या से 40% अधिक है। कक्षा बी में छात्रों के औसत अंक कक्षा ए के छात्रों के औसत अंकों से 50% अधिक है। यदि कक्षा ए और बी के सभी छात्रों के औसत अंक 58 है तो कक्षा ए के छात्रों के औसत अंक कितने हैं। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। क्या है, तो यहाँ पे क्या है, दो क्या है, कक्षा है ए बी, तो उसका क्या है, एक छात्र दिया हुआ है और दूसरा औसत दिया हुआ है। और उसमें से फिर जो है आपको कक्षा ए के छात्रों का औसत अंक पूछा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ए और बी कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है। ए और बी ये कक्षा है, ठीक है। तो कहता है कक्षा बी में छात्रों की संख्या से 40% अधिक है, बी के छात्रों से 40%। तो
40% का फ्रैक्शन वैल्यू ले लें तो क्या हो गया 2/5। तो ये इसमें अगर 5 होगा, है ना, तो इसमें 2 क्या है अधिक हो जाएगा किसमें, ए में। तो 7:5 में अपने पास है। ये क्या है, छात्र की संख्या, ध्यान दीजिएगा ये संख्या है हमारा, ये अपने पास संख्या है। ठीक है, तो 7:5 में है, तो अब 7×5 = 12 टोटल हो गया रेशियो से। और टोटल कितना है अपने पास 72, तो 12×6 = 72, एक रेशियो का मान 6 आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 6×7 = 42 छात्र, है ना। ये हमारा हो गया 42 छात्र और ये 6×5 = 30 छात्र हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रियल वैल्यू आ गया, 42 छात्र ए में है और 30 छात्र बी में है। अब आइए, कहता है कि कक्षा बी में छात्रों का औसत अंक कक्षा ए के छात्रों के औसत अंक से 50% अधिक है। अब उल्टा कर रहा है, मतलब ए के छात्रों से जो है औसत क्या है, बी में अधिक है। तो ए में 50% का जो है फ्रैक्शन वैल्यू हम देखेंगे तो 1/2, तो यानी कि ए में अगर 2 होगा तो इसमें क्या होगा, 1 अधिक होगा। और ये हमारा क्या है, ये हमारा औसत का रेशियो है, ये हमारा औसत का रेशियो हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा रियल वैल्यू हो गया और ये रेशियो में है औसत। अब एक चीज और दिया हुआ है, टोटल औसत अंक दिया हुआ है और टोटल छात्र अपने पास है ना। तो टोटल छात्र गुना टोटल अंक, टोटल औसत कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कुल अंक निकल जाएगा, छात्रों का कुल अंक। कुल छात्र गुने औसत अंक टोटल, तो क्या निकल जाएगा, कुल अंकों का योग। तो कुल अंकों का योग क्या होगा, 72×58 अपने पास, है ना। अब जो है यहाँ पे ये एक साथ दिया हुआ है, अब अलग अलग क्या है, तो 42 छात्र अपने पास है, तो 42 ए में है ना। ए में 42 छात्र है और ए का औसत क्या है, 2:1 में। तो इसको अगर हम रियल बनावे तो 2 के कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे गलती हुआ, यहाँ पे 2 और 1 3 ना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 के। ठीक है, यानी 50% का फ्रैक्शन 1/2 हुआ तो 2 से 1 बढ़ करके आएगा बी में, है ना, 3 के हो गया। ठीक है, अब जो है यहाँ पे तो 42 छात्र जो है ए में है और इसका रेशियो क्या है, औसत का क्या है, 2 के, तो गुना में 2 के कर दें तो ये हमारा ए में कुल अंक निकल जाएगा, ए का कुल अंकों का योग। फिर उसी तरह से जोड़ कर दें, बी का जो है छात्र क्या है 30 गुने 3 के कर दें तो ये बी के छात्रों का अंकों का योग निकल गया। और दोनों ए बी को जोड़ दें तो टोटल जो है छात्रों का अंकों का योग हो गया। अब ये इक्वेशन बैठ गया। अब जो है इसको खाली काट खोट कर दीजिए। तो क्या करते हैं, 6×7 = 42, 6 कॉमन निकाल लें, 6×5 = 30 और ये 12×6 = 72। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आगे चलिए कर देते हैं, 7×2 = 14, 5×3 = 15, तो 14 × 15 = 29 के, है ना, 29 के। और यहाँ पे क्या है, 58 गुना में है, रहने दीजिए, 12×58, तो 29×58 ये 2 हो गया, है ना। और 12×24 यानी के का मान अपने पास निकल के आया 24। ठीक है, और पूछा क्या जा रहा है, तो कक्षा ए के छात्रों का औसत क्या है, तो ए के, तो ए मतलब 2 के, अर्थात 2 के का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 2×24 अर्थात 48। बस इतना ही इसमें था, थोड़ा सा क्वेश्चन में जान था, है ना। चलिए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे, समझ गए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कहता है, एक वस्तु का अंकित मूल्य रुपये 5,450 है। यदि एक व्यक्ति 15% की छूट देने के बाद 15% का लाभ अर्जित करता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो 15%, तो 15% दोनों जगह दिया हो, तो 15% का फ्रैक्शन आप लोग जानते होंगे क्या आता है, 3/20। तो 20 में से पहले 3 करके क्या है, कम करके देगा, तो कम करके देगा तो एमपी हमारा क्या हो जाएगा, 20 है, लेकिन एसपी क्या हो जाएगा हमारा, 17 हो जाएगा। ये सेलिंग प्राइस हो गया, है ना, 20 और 17 के रेशियो में, है ना। अब दूसरी बार में क्या कहता है, 15% जो है लाभ लेता है। तो दूसरे बार में लाभ लेता है तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य हमारा 20 होगा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, लाभ होगा, यानी 20×3 = 23 हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ एमपी, यहाँ सीपी है, यहाँ दोनों जगह क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस दोनों जगह एक ही चीज के लिए समान होना चाहिए। तो समान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 23 से गुना कर देंगे और यहाँ पे 17 से गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ 23 से और यहाँ 17 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। अब जो है गुना करने के बाद सेलिंग प्राइस का यहाँ कोई जिक्र है नहीं, इसलिए सेलिंग प्राइस से कोई मतलब नहीं है, हमको इसमें गुना करने से कोई मतलब नहीं है। 23×2 इसमें हो जाएगा, तो ये हमारा 23×2 = 46, 460 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 17×2 = 34, 340 हो जाएगा, है ना।
अब जो है यहाँ पे अंकित मूल्य दिया हुआ है, तो अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से करा दीजिए और उसके बाद क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालना है तो उसको गुना में लिख देंगे। तो हमारे पास क्या है, अंकित मूल्य दिया हुआ है 5450, अब बटे क्या हो जाएगा 460 गुना 340। अब इसको जो है आप काट खोट करके निकाल दीजिए। जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, दो से काटेंगे, 2 23 और 2 17 34। अब नहीं कटेगा क्योंकि निकटतम पूर्णांक तक निकालना है, यानी पूर्ण अंक ही लेना है, उस दशमलव के बाद के वैल्यू को नहीं लेना है ना। करेक्ट द नियरेस्ट इंटीजर, है ना, इंटीजर को लेना है यानी पूर्ण अंक को। तो अब जो है गुना करा दीजिए, 0 5 17 25 85, 17 चौके 68 और 2 70 6 76 के 6, बाकी अंत में रह गया 7 17 25 85, 5 90 2 92, यानी ये क्या हो गया 92 650। अब बटे हमारे पास 23 आ गया। ठीक है, अब जो है यहाँ पे भाग दे दिए, तो 23 चौके 92 और जो है 6 उतारेंगे, नहीं जाएगा तो 0 उतारेंगे, है ना, और 23 दूना 46, 33 69 बेसी हो जाएगा, यानी 402, अर्थात ऑप्शन आपका 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी 402 8। और उसके बाद दशमलव के बाद समथिंग कुछ आएगा तो दशमलव को लेना ना है, इतना ही पूर्ण अंक हमको वैल्यू लेना है। तो 402 8 यानी 40 28 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। जब एक वस्तु को 388 रुपये में बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है। यदि वस्तु को 18% के लाभ पर बेचा जाना है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, है ना। तो 3% का जो है क्या होता है हानि, तो इसका अर्थात परसेंटेज में हमारे पास कितना आ गया 97%। ये क्या हो गया विक्रय मूल्य, लेकिन वास्तव में क्या है विक्रय मूल्य 388, यानी 97% का मान 388 है। तो पूछा क्या जा रहा है उसी को 18% के लाभ पर बेचा जाना है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी 118 का मान आपको निकालना है। निकाल दीजिए, 388 बटे 97 आगुना 118, 7 चौके 28 9 चौक 36, ये हमारा 4 से कट जाएगा और यहाँ गुना कर दीजिए, 18 चौक 72 और 472, 472 हो गया, अर्थात 472 कहे तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं था इसमें, 2 लाइन का हिसाब था, ये आसानी से आप लोग बना सकते हैं। आइए, किसी राशि पर वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष के लिए 1320 है और तीसरे वर्ष के लिए 1452 रुपये है, पहले वर्ष की शुरुआत में मूल राशि कितनी होगी। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़ करके इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष के लिए और तीसरे वर्ष के लिए, यहाँ 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दिया गया है, यहाँ दूसरे वर्ष का दिया है, और 3 वर्षों का नहीं बल्कि तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है ना। तो यानी कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर क्या दिया हुआ है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, तो 1320 और 1452। ठीक है, यानी सेकेंड ईयर में 1320 मिला और थर्ड ईयर में 1452 मिला, तो दोनों के बीच गैप क्या आया 1 ईयर का, है ना। तो 1 ईयर का गैप आया, तो 1 ईयर में जो है गैप इतना जो है क्या अधिक मिला हमको 1452 रुपया, इस ये 1320 क्या हो 1452 हो गया, तो कितना अधिक मिला ये चीज हम लोग देख लेते हैं। तो 1452 घटा दे 1320 में, 1452 में 1320 घटाएंगे तो 2 का 2, 5 में 2 गया 3 और 4 में 3 गया 3, यानी 132 रुपया हमको क्या मिला ब्याज मिला। तो कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, तो कितने पे, तो 1320 पे। ठीक है, तो 100 पे क्या मिलेगा, तो 100 पे गुना 100 से कर देंगे, ये परसेंटेज में आएगा, ये खत्म हो गया। अपने पास जो रेट निकल के आया 10%, रेट 10% आ गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि पहले वर्ष की शुरुआत में मूल राशि यानी कि प्रिंसिपल पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल क्या रहा होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए, ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल कोई शुरू में रहेगा तो 10% के रेट से यहाँ भी ब्याज मिलेगा और 10% के रेट से यहाँ भी मिलेगा। तो पहले साल में क्या होगा, दोनों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान होता है। तो पी का 10% अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पी बटे 10 रुपया मिलेगा, यहाँ भी पी बटे 10 रुपया मिलेगा पहले साल में। उसके बाद फिर दूसरे साल में क्या होगा, तो दूसरे साल में पी बटे 10 तो मिलेगा ही हमको, और इसका भी 10% हमको मिलेगा। तो पी बटे 10 का 10% कीजिएगा तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, पी बटे 100 रुपया, है ना। तो ये दोनों मिल करके क्या हो गया, दूसरे वर्ष का जो है चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इसलिए निकाल रहे हैं कि 1320 के बराबर हम लोग कर देंगे, तो यहाँ से हमको जो है पी का मान, प्रिंसिपल का मान निकल जाएगा। तो ये दोनों
जुट करके हमारे अनुसार दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, P+10 और P/100। लेकिन प्रश्न से क्या दिया हुआ है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1320 रुपया, तो अर्थात 1320 रुपया। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये क्या होगा, 100 हो जाएगा, और ये हमारा 10 एक 11 पी हो जाएगा, बराबर 1320। अब इसको थोड़ा सा काट कूट कर दीजिए तो यहाँ क्या हो गया, 11/32 से, यानी कि एक जीरो इस पे चढ़ जाएगा, है ना। तो 120 अगुने 100 कर देंगे तो इसलिए पी का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, पी का मान 12,000 आ जाएगा, यानी 120 पे 2 जीरो और चढ़ जाएगा, यानी कि 12,000, यानी प्रिंसिपल उसका कितना रहा होगा, 12,000 रहा होगा। शुरू में धन जो रहा होगा वो 12,000 रहा होगा। तो अच्छा हिसाब था, थोड़ा सा यहाँ से चीजें आपको यहाँ पे समझना होगा, है ना। बाकी यहाँ क्या है, सेकेंड ईयर के लिए इतना, थर्ड ईयर के लिए 1452, तो एक साल का गैप जो मिला, तो एक साल में ब्याज हमको क्या मिला, 132 कितने पे मिला, 1320 रुपये के लिए मिला, और 100 पे कर देंगे तो यहाँ से रेट हमें पता हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो है आपको यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि दूसरे वर्ष के लिए हम लोग जो है चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे, एक चुनाव क्षेत्र में 60% मतदाता पुरुष है और शेष महिलाएं हैं, 40% पुरुष निरक्षर है और 25% महिलाएं साक्षर है। साक्षर महिलाओं की तुलना में निरक्षर पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कहता है, 60% मतदाता पुरुष है और शेष महिलाएं हैं। तो यहाँ पे क्या है, दो चीजें हैं, पुरुष और महिला की बात कर रहा है। चलिए तो यहाँ पे क्या है, 60% मतदाता पुरुष है, तो 60 अगर पुरुष होगा तो हमारे पास 40 क्या हो जाएगा, महिला हो जाएगा, ये आप लोग जानते हैं। अब क्या कहता है, 40% पुरुष निरक्षर हैं और 25% महिलाएं साक्षर है। तो पूछा क्या जा रहा है, साक्षर महिलाओं की तुलना में निरक्षर पुरुषों की संख्या, यानी निरक्षर पुरुष भी दिया हुआ है मान और साक्षर महिला का, और उसी में तुलना पूछा जा रहा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से 60 का 40% क्या है, पुरुष निरक्षर है, तो 60 का 40% अगर निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6×4 = 24, यानी 24 जो है पुरुष हमारा क्या है, निरक्षर है, ध्यान रखिएगा, है ना। 60 का 40% निकलेगा तो 6×4 = 24, 24 पुरुष निरक्षर। अब क्या कहता है, 25% महिलाएं क्या है, हमारा साक्षर है, तो 25% महिला साक्षर होने का मतलब 40 का 25% हम लोग निकालेंगे तो 25×4 = 100, यानी कि ये 10 महिला क्या हो गया, साक्षर हो गया, और ये 24 पुरुष क्या हो गया, हमारा निरक्षर हो गया। ठीक है। अब जो है कंपैरिजन इसी में पूछा जा रहा है, साक्षर महिलाओं की तुलना में निरक्षर पुरुषों की संख्या कितना प्रतिशत अधिक है, किसकी तुलना में कहा जा रहा है, तो तुलना में किया जा रहा है साक्षर महिला की तुलना में जो है पुरुष निरक्षर कितना अधिक है। तो कितना अधिक है, तो 24 में से 10 जाएगा, 14 अधिक है, किसकी तुलना में, साक्षर जो है महिला की तुलना में, तो 10 नीचे आ जाएगा, जिसके साथ कंपेरिजन किया जाए वो नीचे आ जाएगा। तो 14/10 अगुने 100 कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 14×10 = 140, अर्थात 140% जो है हमारा क्या है, महिला निरक्षर पुरुषों की संख्या अधिक है ना। तो यहाँ हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा 3। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 8 महिला और 8 लड़के किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि 4 महिलाएं और 10 लड़कियां इस कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकती है। अकेले एक लड़की इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी। तो ये क्या है, ये कार्य से संबंधित जो है टाइम एंड वर्क का है ना, और ये एमडीएस पे है, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो है एक ग्रुप होता है, दो दो मतलब एक ग्रुप फिर दूसरा ग्रुप देगा और बोलेगा कि सिंगल कोई भी एक लड़की या एक लड़का या एक वोमेन कितने दिन में कार्य करेगा, है ना। इसको बोलते हैं चेन रूल, यानी चेनिंग इसमें सिस्टम रहता है ना। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में जो है हमेशा आपको ध्यान रखना होगा कि जो है इफिशियंसी पहले निकालना होता है ना। इफिशियंसी निकालना होता है कि एक, जैसे यहाँ पे महिला और लड़की दिया तो एक महिला बराबर कितना लड़की या एक लड़की बराबर कितना महिला, तो ये इफिशियंसी निकालना होता है। तो सबसे पहले दोनों ग्रुप को हम लोग बैलेंस करते हैं। तो 8 महिला और 8 लड़की है, 8 महिला 8 वोमेन प्लस 8 गर्ल, चूंकि एंड और है इसलिए एंड रहता है तो प्लस और या रहता है तो वहां पे क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो 8 वोमेन प्लस 8 गर्ल कोई भी कार्य को किया है 6 दिन में कर रहा है, और बराबर में क्या हो जाएगा, फिर जो है 4 महिला और 10 लड़की 8 दिन में, तो 4 वोमेन प्लस 10 गर्ल, 10 जी गुने 8, 8 दिन में। अब जो है इसको काट खोट करना है, आप अपने तरीके से जिस तरह से आप काट पाते हैं इसको काटिए।
ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, 8 हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो 8 से कॉमन करेंगे तो ये 8 से ये 8 खत्म हो जाएगा। फिर 2 से काट देते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या हो गया, 3, ये तो खत्म हो गया, तो 3 वोमेन हो गया, और यहाँ 2 वोमेन, तो 3 वोमेन में से 2 वोमेन इधर आ जाएगा, घट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या, 1 वोमेन। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, 5 गर्ल है, और इधर से 3 गर्ल उधर जाएगा, तो 5 गर्ल में से 3 गर्ल घर जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा 2 गर्ल। यानी कि 1 वोमेन के बराबर 2 गर्ल हो गया। यानी यही इफिशियंसी हो गई कि W बटे जी करेंगे 2/1, या तो 1 वोमेन जितना कार्य कर सकता है उतना कार्य करने के लिए 2 गर्ल की आवश्यकता होगी, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। अब आइए, दोनों ग्रुप में से किसी एक ग्रुप को ले लीजिए, क्योंकि लास्ट में पूछा जा रहा है लड़की, एक लड़की इस कार्य को कितना दिन में करेगी, तो दोनों ग्रुप में से कोई भी ले सकते हैं, फर्स्ट ले सकते हैं, सेकंड भी ले। चलिए आप यहाँ हम जो है सेकंड को ले लेते हैं। 4 महिला तो 4 वोमेन, प्लस क्या है 10 गर्ल, और 8 दिन में करता है, तो हमको करवाना क्या है, एक गर्ल से कितने दिन में, तो मान लिए D दिन में करेगा। ठीक है, तो यहाँ 4 वोमेन, तो एक वोमेन के बराबर 2 गर्ल है, तो चूंकि अब जो है गर्ल से करवाना है, तो गर्ल में हमको वोमेन को कन्वर्ट करना होगा। तो एक वोमेन बराबर 2 गर्ल, तो 4 वोमेन बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 गर्ल, तो 8 और 10 18 गर्ल हो जाएगा, है ना। 18 गर्ल अगुने 8 बराबर क्या हो गया, 1G है ये, अगुने D, तो G से G खत्म हो जाएगा, 18 8 84, 144, और D गुने 1 बराबर D, यानी कि 144 दिन में जो है एक लड़की काम करना चाहे तो वो काम 144 दिन में कर सकती है, जो जितना कि 4 महिला 10 लड़की या 8 महिला और 8 लड़की करता है। ठीक है, उम्मीद से समझ गए होंगे, ऑप्शन इसका तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, एक किले में 400 लोगों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है, 35 दिनों के बाद 100 लोग और आ जाते हैं, तो सामग्री कितने दिनों तक चलेगा यदि सब लोग समान भोजन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ लोग आते हैं कुछ लोग जाते हैं, ऐसे प्रश्नों में खाली क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, 400 लोगों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री, 35 दिनों के बाद 100 लोग और आ जाते हैं, तो 400 लोग जो है अगर खा रहा है तो 60 दिन की खाद्य सामग्री है ना, ध्यान दीजिएगा। 35 दिनों के बाद तो 400 लोग क्या है 35 दिन तक वो खा लिया होगा, तो अब जो है 400 लोग ही अगर ये खाना चाहे तो कितना दिन और है उसके लिए, 35 45 20 60 यानी 25 दिन, तो 400 लोग के लिए अब क्या बचा हमारे पास खाद्य सामग्री, 400 गुने 25, 400 लोग 25 दिन तक खाएंगे, तो अब लोग क्या आ गया, 100 लोग बढ़ गया, तो यानी 100 और 400 500 लोग हो गया, तो 500 लोग कितने दिन तक खाएंगे, यानी D दिन तक खाएंगे। बस इतना ही जो है, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन में लैंग्वेज को आपको समझना होता है थोड़ा सा। अब इसको काट दिए 2 जीरो से, 2 जीरो खत्म हो जाएगा, बचे 25, अर्थात वो सामग्री क्या चलेगा जो है D बराबर 5 के 20 दिन तक चलेगा। स्वाभाविक है, 400 आदमी वो 25 दिन तक खाता, तो एक 100 आदमी बढ़ गया तो वो सामग्री कम दिन चलेगा, 20 दिन तक चलेगा। बस इतना ही इस समय करना होता है, तो इस तरह से ऑप्शन आपका 3 नंबर करेक्ट हो गया। सिर्फ इसको लैंग्वेज को आपको समझना है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। आइए, 900 ग्राम द्रव्यमान वाले पुडिंग में आटा, चीनी और मक्खन 3 सामग्री है, इसमें चीनी की तुलना में 3 गुना अधिक आटा है और मक्खन की तुलना में 2 गुना अधिक चीनी है, व्यंजन में कितना आटा है। आइए, ये भी रेशियो का जो समझिए शुरुआती है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा समझना है। तो क्या है, आटा, चीनी और मक्खन 3 सामग्री, इसमें चीनी की तुलना में 3 गुना अधिक आटा है। यहाँ पे क्या है, पुडिंग एक खाने का व्यंजन है ऐसा समझिए, इसमें चीनी की तुलना में 3 गुना अधिक आटा है और मक्खन की तुलना में 2 गुना अधिक चीनी है। तो इसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या क्या चीज़ है ये देख लेते हैं। तो क्या है, आटा, चीनी और मक्खन। चलिए हम लोग लिख लेते हैं सुविधा के लिए, आटा, चीनी, मक्खन। ठीक है, इसमें चीनी की तुलना में 3 गुना अधिक आटा है, तो चीनी की तुलना में आटा और मक्खन की तुलना में 2 गुना अधिक चीनी है। चलिए हाँ, तो यहाँ से हम लोग जो है नीचे से चलते हैं, मक्खन की तुलना में क्या है 2 गुना चीनी अधिक है, तो मक्खन अगर 1 भाग रहेगा तो चीनी क्या रहेगा, 2 गुना रहेगा, यही रेशियो रहेगा। यानी 1 इकाई मक्खन है तो 2 इकाई चीनी रहेगा। ऐसा समझते हैं 1 केजी ये रहेगा तो ये 2 केजी रहेगा, 1 ग्राम ये रहेगा तो ये 2 ग्राम रहेगा, ऐसा हुआ। चलिए पहला रिलेशन। उसके बाद कहता है इसमें चीनी की तुलना में 3 गुना अधिक आटा है, क्या है, चीनी की तुलना में 3 गुना अधिक आटा है, तो चीनी की तुलना में 3 गुना अधिक आटा, तो चीनी 2 भाग है, तो ये क्या रहेगा, 3 गुना अधिक होने का मतलब 6 भाग रहेगा, यही रेशियो निकल गया। 6 2 8 1 9 है ना, टोटल रेशियो हमारा 9, यहाँ 900 ग्राम है, तो सीधा सीधी ये तो कुछ है नहीं क्वेश्चन। तो 6 2 8 1 9, तो एक इकाई का मान क्या है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम
एक इकाई का मान, तो पूछा क्या रहा है कितना आटा है, तो ये आटा 600 ग्राम हो जाएगा, सीधा सीधी 6 2 8 1 9, 9 रेशियो का मान क्या है 900 ग्राम, तो रेशियो 6 का मान क्या हो जाएगा 600 ग्राम। 9 से ये काट दीजिए, एक मरते 100 मरते में, तो 100 गुना 600 अर्थात ऑप्शन एक आपका हो गया। बस यही जो यहाँ पे बैठाना था इसी को ध्यान रखना है और कुछ नहीं। चलिए अगले प्रश्न में, 4 घंटियां एक निश्चित समय पर एक साथ बजती है, इसके बाद वह क्रम से 6 8, ये यहाँ पे कोमा है, 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, कितने मिनटों के बाद वह फिर से पहले एक बार 7 बजेगी। तो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं, सीधा सीधी आपको एलसीएम लेना होता है, 6 8 10 12, तो 12 को पकड़ लीजिए बड़ी संख्या, इसका गुणनखंड कर दिए तो 2 दूनी 4 या 12, और इसमें अब 10 ढूंढेंगे तो 10 बनाने के लिए एक 5 लाना पड़ेगा, और 2 दूना 4 दूनी 8 लाने के लिए एक 2 से और गुना, 2 तिया 6 हो गया, तो ये क्या हो गया 2 दूना 4 12 पे 60 दूना 120, यानी 120 इसका एलसीएम आ गया। तो 120 सेकंड, यहाँ पे क्या दिया हुआ है सभी सेकंड, तो 120 सेकंड के बाद पुनः वो बजेगा, लेकिन कहता है कितने मिनटों के बाद, मिनट है तो मिनट बनाने के लिए इसको 60 से भाग कर दीजिए, 120 बटे 60 अर्थात 2 मिनट के बाद वह पुनः बजेगा, है ना। यहाँ 60 दूना 120 अर्थात 2 मिनट कहें तो ऑप्शन आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये सब कुछ था नहीं सर। आइए अगला प्रश्न क्या है, स्वतंत्र रूप से खोलने पर पाइप पी और क्यू पूरी तरह से खाली टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। पाइप आर पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। प्रारंभ में तीनों पाइप पी क्यू और आर एक साथ खोले जाते हैं, कितने मिनट बाद पाइप क्यू को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 1 घंटे में भर जाए, है ना। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, पाइप एंड सिस्टर्न का है, यानी कि नल और हौज, है ना, या नल टंकी जो भी कहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पी और क्यू पूरी तरह से भरने वाला है, और आर क्या है, भरी हुई टंकी को 30 मिनट में खाली करने वाला, आर खाली करने वाला। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, पहले काम क्या करवाना है वो देखना है। पी क्यू आर ये क्या है, भरने वाला है, और ये भरने वाला है, और ये हमारा खाली करने वाला है। सुविधा के लिए प्लस प्लस माइनस लिख दिए, ये माइनस मतलब खाली करने वाला, चूंकि है क्या कभी कभी चीज़ें बनाते बनाते हम लोग अगर नहीं होता है तो सभी प्लस ही कर देते हैं, तो यहाँ पे रहने के बाद ध्यान में रहे। तो पी जो है 24 मिनट, और ये क्या है 36 मिनट, और ये हमारा 30 मिनट। तो तीनों का हम लोग पहले एलसीएम देखेंगे क्या होगा, तभी जो है समझ में आएगा चीज़ें। तो 36, चलिए 36 को हम लोग गुणनखंड कर ले, 36 पकड़ लेते हैं, तो क्या होगा 3 या 9 चौक 36, है ना, 3 या 9 दूना 18 दूना 36, चलिए ये कर लेते हैं। तो 24 बनाना है ना, तो 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, एक दो और ले आते हैं, और 30, तो 30 बनाने के लिए 3 6 25 30, एक 5 हमको गुना करना पड़ेगा, तो ये 10 हो गया, यानी कि इसका एलसीएम क्या अपने पास आ गया 360। तो 24, तो 24 3 6 दूना 12 दूना 24, 3 6 दूना 12 दूना 24, 5 दूनी 10, यानी कि ये हमारा 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, 5 तिया 15, सॉरी यहाँ 5 तिया 15 हो गया, है ना, 36 दहें 360, और ये क्या हो जाएगा 30, तो यानी कि 5 दूना 10 तिया 30, दोना 4 तिया 12, इसका जो है इफिशियंसी 12 हो गया। देखिए यहाँ ये आसान होता है, जब हम लोग बड़ी संख्या करके गुणनखंड कर देते हैं तो यहाँ से आसानी से हम लोग पता भी चल जाता है कि 24 को कितना बार पढ़ेंगे 360 आ जाएगा, तो इस तरह से इफिशियंसी निकल गया। मतलब पी का इफिशियंसी 15, क्यू का इफिशियंसी 10, आर का इफिशियंसी 12, यानी ये खाली करने वाला है। अब जो है क्वेश्चन पे आइए, कहता है कि प्रारंभ में तीनों पी क्यू और आर एक साथ खोले जाते हैं, खोला गया, कितने मिनट बाद पाइप क्यू को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 1 घंटे में भर जाए। देखिए अभी इसी 2 लाइन में आपको, लास्ट लाइन मुख्य रूप से आपको समझना है, क्या समझना है, तो कितने मिनट के बाद क्यू को बंद किया जा रहा है, तो इसका मतलब है क्यू जो है पूरा काम नहीं कर रहा है, यानी शुरू से अंत तक नहीं चल रहा है, शुरू से वो तीनों खुला जरूर, लेकिन शुरू से अंत तक वो क्यू नहीं चल रहा है, क्यू बीच में कहीं बंद हो रहा है। तो इसका मतलब शुरू से अंत तक काम कौन कर रहा है, पी और आर शुरू से अंत तक काम कर रहा है। तो पी और आर शुरू से अंत तक काम कर रहा है, पी प्लस आर शुरू से अंत तक काम कर रहा है, तो ये काम कितना घंटा करेगा, तो लास्ट में दिया हुआ है कि टंकी 1 घंटे में भर जाए, तो इसका मतलब है पी प्लस आर जो है 1 घंटे तक काम कर रहा है ना। तो ये देख लेते हैं कि पी ए प्लस आर 1 घंटे में क्या काम किया होगा। आइए, तो पी प्लस आर तो 15, और ये क्या है 12, तो 15 माइनस 12 अर्थात ये हमारे पास क्या आ गया, इफिशियंसी 3 प्लस का, यानी पी और आर 1 मिनट में 3 भाग भरेगा या 3 टंकी भरेगा, जो भी कहे। तो ये
एक मिनट में 3 भाग भरेगा, तो ये चला कितना, 1 घंटे तक। तो 1 घंटे तक का मतलब यानी कि 60 मिनट में ये कितना भर दिया होगा, 60 दिया 180, अर्थात 180 भाग ये भर दिया होगा। तो 180 भाग 360 में जब 1 घंटा में ये भर दिया होगा, तो बाकी का भाग कितना बचा, 180। बाकी का 180 भाग बचा, और ये किसके लिए बचा, तो यही जो है काम कौन किया होगा, क्यू किया होगा, है ना। 180 भाग क्यू किया होगा, तो क्यू का इफिशियंसी कितना है, 10। तो ये जो है समय कितना लगेगा, 10 से भाग दे दें, तो अर्थात ये 18 मिनट, है ना। ये 18 मिनट आ गया, यानी क्यू जो है 180 भाग जो बचा होगा वही 18 मिनट के लिए वो चला होगा। यानी क्यू शुरू से जब चलेगा पी क्यू आर, तो 18 मिनट के बाद क्या है, 180 भाग जो है क्यू बंद कर देना है क्यू को, तो 180 भाग वो भर देगा। बाकी जो 180 भाग बचा वो 1 घंटे के लिए बचा, तो 1 घंटा में जो है पी और आर कर देगा। उसको ऐसे समझे कि पी क्यू आर चला, तो पी और आर जो है 1 घंटे तक चला, तो पी और आर 180 भाग भर दिया। भरवाना कितना है, 360 भाग। तो 1 घंटे में 180 भाग भर दिया, तो अब जो है हमारे पास खाली जगह जो क्यू भरने के लिए मात्र 180 भाग ही है। तो 180 भाग क्यू जितना दिन में भर दे वो कहानी खत्म है ना। तो इसलिए क्यू जो है इफिशियंसी 10 है, वो 18 मिनट में भर देगा, है ना। लास्ट में भी 18 मिनट खोल दें, 18 मिनट पहले, तो वो जो है काम वही होगा, या शुरू से चलेगा तो 18 मिनट वो जो है पहले बंद हो जाएगा, और बाकी जो है 1 घंटा तक चूंकि जो है पी आर आर चलना है। इस तरह से हमारा 18 मिनट के बाद ये हमारा ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आइए, अच्छा प्रश्न था। कोई व्यक्ति अपनी सामान चाल के 5/8वें भाग से ड्राइव करते हुए अपने कार्यस्थल पर जाता है। वह अपने कार्यस्थल पर 36 मिनट देर से पहुंचता है। उसके द्वारा कार्यस्थल पर जाने में लगने वाला समय घंटे में ज्ञात करें। देखिए, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन में भी लोग उलझते हैं, तो होता है क्या, तो इसको हम लोग यहाँ रेशियो से आसानी से हल कर सकते हैं। बाकी इसका बहुत तरीका होता है, अब जो है नीचे प्लस माइनस करके ऊपर जो है घटा करके इस तरह से भी किया जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ रेशियो से करते हैं। तो क्या है, एक व्यक्ति अपनी सामान चाल के 5/8वें भाग, तो 5/8वें यानी 5 का 8वां भाग ये हो गया। तो नीचे क्या हो गया, ये सामान्य हो गया, है ना। और ये हमारा क्या है, वो सामान्य चाल है, यानी कम बेसी जो भी समझिए। तो यहाँ पे रेशियो हम लोग लेंगे तो सामान्य चाल और असामान्य चाल, है ना। तो सामान्य हमारा 8 और असामान्य 5, यानी कम बेसी करने के बाद। अब चूंकि ये कोई भी व्यक्ति चलता है, तो ये क्या है, यहाँ पे फिक्स डिस्टेंस है ना। क्या करता है, अपनी सामान चाल से चलते हुए ड्राइव करते हुए कार्यस्थल पर पहुंचता है, इन्हें ऑफिस जाता है घर से, और जो है वह 36 मिनट देर से पहुंचता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस जब फिक्स है, और ये उसका क्या है, 5/8 चाल है, यानी स्पीड है, ठीक है। ये स्पीड है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाता है टाइम। क्योंकि जब डिस्टेंस फिक्स हो जाता है, डिस्टेंस जब फिक्स हो जाता है, तो स्पीड का उल्टा टाइम, या टाइम का उल्टा स्पीड। तो यानी कि यहाँ स्पीड इसका 5 हो गया, और यहाँ पे स्पीड सॉरी टाइम 8 हो गया, ठीक है। यहाँ स्पीड टाइम 5 और यहाँ 8, चूंकि 8 चलने में क्या है, 5 समय लगता है, 8 के चाल से चल रहा है, तो 5 जो भी इकाई समय लग रहा है, तो चूंकि है चाल यहाँ अधिक है तो समय कम, और यहाँ क्या है, चाल कम है तो समय अधिक। अब यही डिफरेंट दिया हुआ है कि कार्यस्थल पर 36 मिनट देर से पहुंचता है। तो हमारे अनुसार डिफरेंट कितना है, 8 में से 5 गया 3, यानी रेशियो 3 का मान कितना दिया हुआ, 36 मिनट। ध्यान रखिएगा, ये मिनट है। तो एक का मान अपने पास क्या निकल गया, 12 मिनट। तो पूछा क्या जा रहा है, कार्यस्थल पर जाने में लगने वाला सामान्य चाल। तो सामान्य चाल घंटे में ज्ञात, सामान्य समय, सामान्य समय घंटे में ज्ञात करें। तो सामान्य समय, तो सामान्य समय यानी कि रेशियो 5 का मान चाहिए। तो रेशियो 5 का मान अपने पास क्या निकल गया, 12×5 = 60 मिनट, अर्थात 60 मिनट कहें तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1 घंटा। ऑप्शन जो कि आपका एक करेक्ट है। चलिए, उम्मीद है कि समझ गए हैं। समझ गए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आइए, दो संख्या 4:9 के अनुपात में यदि दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि होती है, तो अनुपात 11:21 हो जाता है। मूल संख्याओं का योग क्या है। देखिए, इस ऐसे प्रश्न को जो है हम लोग जो है एक्स मान करके भी बना सकते हैं, क्रॉस मेथड से भी बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम जो है एक्स मान करके ही बना देते हैं। आइए देखिए, 4:9 के अनुपात में है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4x मान लिए संख्या और 9x, और इसमें कितना का वृद्धि किए, 12 का वृद्धि किए, दोनों में +12। तो संख्या क्या हो गया हमारा, अनुपात 11:21, 11:21। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है कैलकुलेशन करने आना चाहिए।
देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स और एक्स का दिमाग लगाते हैं। 21 × 84 एक्स आएगा नमा 99 एक्स। तो बड़ा कौन हुआ 99 एक्स, और छोटा कौन हुआ 84 एक्स। क्योंकि साइन दोनों का प्लस है, इसलिए दोनों का साइन ऊपर नीचे प्लस है, इसलिए जो है वो घट जाएगा। तो 21 × 84 एगार नमा 99, 99 में से 84 घटा दीजिए तो 90 में से 80 10, और 10 9 19, यानी 10 9 19 हो गया, यानी 15। यानी कि हमारा एक्स यहाँ पे निकल गया, 99 में से 84 घटेगा तो 15 एक्स, है ना। 11 × 99 और 21 × 84, तो 99 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा 19, और 19 में से 4 फिर घट जाएगा तो 15, है ना। 15 एक्स निकल गया। अब यहाँ पे देखिए ये 12 दोनों जगह, तो 21 में 12 से भी गुना होगा, 11 में 12 से भी गुना होगा, तो 12 हम लोग क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं मन में। कॉमन कर लिए तो 21 में से 11 घटा दिए तो कितना आ गया 10, और 12 को गुना कर देंगे तो हमारे पास 120। एक्स का मान अपने पास क्या आ गया 8। बस इतना ही है, यहाँ पे कैलकुलेशन का ही मेन खेला है। ऐसे इसको करेंगे तो 2 3 लाइन में आपका चला जाएगा, और यही चीज क्रॉस मेथड में भी किया जाता है। चलिए हम दिखा देंगे अभी। तो x का मान 8 आ गया। अब पूछता है कि मूल संख्याओं का योग, तो मूल संख्या क्या है हमारा 4 और x और 9x, तो यानी कि 13x का मान हमको चाहिए। तो 13x, x का मान 8, तो 13 गुना 8, 13 8, चौरियोतल से 104, अर्थात ऑप्शन आपका जो हो जाएगा 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसी को हम लोग क्रॉस मेथड से अगर देखेंगे, तो क्रॉस मेथड से देखेंगे तो क्या है, वही चीज लिखते हैं 4:9, और फिर क्या है इसमें 12 का वृद्धि करेंगे तो 11:21, और 12 का वृद्धि दोनों जगह किए, है ना। तो यहाँ पे क्रॉस लगा दीजिए। वही चीज फिर करना है, क्या होगा 11 गुना 12, 21 गुना 12 करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे 21 × 84, और जो है 11 नमा 99 करना पड़ेगा। तो पहले 21 × 84, 11 नमा 99 घटाएंगे, क्योंकि साइन दोनों का प्लस है ना। यहाँ भी साइन प्लस है, जोड़ रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, बस साइन का थोड़ा सा खेला यहाँ पे होता है, ये चीज क्रॉस में लगाते हैं। तो यहाँ पे अपने पास निकल के आएगा क्या, इसका मान 15 आएगा, है ना। और यहाँ पे यही 12 कॉमन के लिए, तो 21 में 11 होगा तो 10 हो जाएगा, और ये 12 10 20, यहाँ से मान निकल के आएगा 120। अर्थात यहाँ से लिखते हैं रेशियो 15 का मान क्या आ गया 120। तो रेशियो 1 का मान क्या हो जाएगा अपने पास, रेशियो 1 का मान अपने पास 8 आ गया। तो अब पूछा क्या जा रहा है, दोनों संख्या का योग, तो 9 4 13, रेशियो 13 का मान यहाँ से निकाल देंगे, 13 8 चौरियोतल से 104, यहाँ से ऑप्शन 4 करेक्ट, यहाँ से भी। तो इस तरह से दोनों जगह वही चीज है, सिर्फ कैलकुलेशन का खेला होता है। आइए अगले प्रश्न पे। किसी नाव में 25 बक्सों के औसत वजन में 2 किलोग्राम की वृद्धि होती है। जब उनमें से 68 किलोग्राम वजन वाले बक्से को नए बक्से से बदला जाता है तो बक्से का वजन ज्ञात करें। देखिए एवरेज का है, तो एवरेज का हिसाब है। तो इसमें क्या है, जो नया बक्सा रखा जा रहा है और पुराना बक्सा निकाला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पुराना बक्सा कितने किलोग्राम का था 68 किलोग्राम का, तो वजन में क्या कर रहा है वो वृद्धि कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो पुराना बक्सा आ रहा है वो तो 68 केजी नया बक्सा लेके आएगा ही, है ना। पुराना बक्सा 68 केजी का है, तो नया बक्सा 68 केजी ऑलरेडी तो आएगा, क्योंकि बढ़ा रहा है तो 68 केजी तो कम से कम उसको लेकर आना पड़ेगा, है ना। अब बढ़ा कितना रहा है, वजन में 2 किलो का वृद्धि हो रहा है। तो हर औसत वजन में 2 किलो का वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब 25 बक्सा है तो 25 दूना 50 केजी का वृद्धि हो रहा है, तो 50 केजी का और वृद्धि लेके आएगा वो, यानी 8 अच्छो 5 11, यानी टोटल जो नया बक्सा का वजन होगा 118 केजी, है ना। जो पुराना बदला जा रहा है 68 केजी, उसके बदले वो उतना तो 68 केजी का वो रहेगा ही रहेगा। बाकी 25 बक्सा और है जो कि 2 2 केजी सब में बढ़ा रहा है, तो 50 केजी और उस बक्से का अधिक वजन होगा, तो टोटल वजन 118 केजी रहा होगा नए बक्से का, जो कि ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कोई नाव धारा की दिशा में बिंदु P से Q तक जाती है। P से 24 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि P से 24 किलोमीटर की दूरी पे है, और फिर बिंदु P पर वापस आती है। यदि नाव का वास्तविक चाल शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो P से Q तक की दूरी पूरी यात्रा में Q से P तक की पूरी यात्रा से 3 घंटा कम समय लगता है। P से Q तक 2 घंटे में जाने के लिए नाव की वास्तविक चाल ज्ञात करें। देखिए ये क्या है, बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव एवं धारा से संबंधित प्रश्न है, और अच्छा प्रश्न है। इसमें जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो क्या है, कोई नाव धारा की दिशा में P से बिंदु Q तक जाती है। तो P से Q तक धारा की दिशा में, तो P कहने का मतलब है P से Q तक जो जा रहा है, तो ये क्या है धारा के साथ जा रहा है ना। ये हमारा क्या है डाउन स्ट्रीम है, और Q से P तक आ रहा है तो ये क्या है हमारा अप स्ट्रीम है। ये हमारा क्या है डाउन स्ट्रीम है, DW। ठीक है, ये चीज आपको समझना जरूरी है। अब जो है डाउन स्ट्रीम P से Q तक और Q से
पी तक क्या है अप स्ट्रीम, यानी और इसका डिस्टेंस क्या दिया हुआ है आपके पास 24 किलोमीटर। यहाँ से क्वेश्चन से 24 किलोमीटर दूरी पर है। आइए अब जो है लास्ट में, यदि नाव का वास्तविक चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, पी से क्यू तक की यात्रा में, क्यू से पी तक की यात्रा, पूरी यात्रा से 3 घंटा कम समय लगता है। तो यानी पी से क्यू यानी धारा के साथ जब जा रहे हैं तो हमको क्या है कम समय लगेगा, तो कितने का 3 घंटा का। किसकी अपेक्षा, तो अप स्ट्रीम यानी कि धारा के विपरीत जब आएंगे। स्वाभाविक है धारा के साथ चलते हैं तो धारा हमको मदद करता है, और धारा के विपरीत में चलते हैं तो क्या है धारा हमको अवरोध करता है। तो अब यहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम में ये चीज आपको आना चाहिए क्या, तो बोट स्ट्रीम, बोट प्लस एस और बोट माइनस एस, ये चारों में संबंध स्थापित करने आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे बोट की चाल क्या दिया हुआ है, बोट की चाल हमारे पास 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और अब जो है क्या करना है, तो अब जो है रिलेशन आपको स्थापित करना है। तो यहाँ पे क्या है 24 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है और समय का अंतर जो है 3 घंटे का आपके पास दिया हुआ है। तो हमको क्या है समय अधिक कब लगेगा, जब विपरीत दिशा में जाएंगे। तो विपरीत दिशा में जाएंगे तो 24 किलोमीटर जाएंगे, और क्या होगा बी माइनस एस यानी बोट माइनस स्ट्रीम का चाल। तो क्या है दूरी में चाल से भाग देंगे तो ये हमारा समय निकलेगा, और फिर जो है क्या है 24 किलोमीटर, फिर हम जो धारा के साथ जाएंगे तो ये बोट प्लस स्ट्रीम यानी बोट प्लस स्ट्रीम से भाग देंगे यानी चाल से भाग देंगे तो ये हमारा समय निकलेगा। तो समय हमारा इसमें अधिक लग रहा है, यानी विपरीत दिशा में जा रहे हैं समय अधिक लग रहा है, और समान दिशा में यानी धारा के साथ जा रहे हैं तो कम समय लग रहा है। और इस दोनों का अंतर आपके पास दिया हुआ है क्या, 3 किलोमीटर, 3 घंटा, सॉरी ये क्या दिया हुआ है 3 घंटा, ठीक है। अब इसी पे जो है आपको यहाँ पे बोट प्लस स्ट्रीम, तो बोट का चाल आपके पास दिया हुआ है कितना 6, तो इसको हम लोग जो है बदल देते हैं, यहाँ पे 6 कर देते हैं, यहाँ भी 6 आपको कर देना है। तो 6 माइनस एस और 6 प्लस एस। अब जो है 6 का प्लस एस और 6 माइनस एस 4 हो गया क्या स्ट्रीम का चाल। तो अब जो है एस का वैल्यू आपको ढूंढना है कि कितना आएगा, यानी कि स्पीड स्ट्रीम का चाल क्या आएगा। तो इक्वेशन बना करके आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डाटा कुछ वैसा नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। तो क्या करते हैं 6 में से 1 घटाएं, 1 रखेंगे तो ये कटेगा नहीं, 6 में से 2 रखेंगे तो 6 में से 2 गया तो ये हो गया हमारा पास 4, तो 4 छक ये 24, 6 आ जाएगा यहाँ पे, और 6 2 8, 8 या 24, यानी ये हमारा 3 है, 6 में से 3 जाएगा तो 3 हमको मिल गया। इसका मतलब एस का मान क्या रहेगा, एस का मान हमारे पास 2 आ गया, यानी स्ट्रीम का जो है इस धारा का चाल हमारे पास 2 आ गया। ये आसानी से आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। अब धारा की चाल हमारे पास 2 आ गया और बोट का चाल 6 आ गया, और हम चल रहे हैं कितना, ध्यान दीजिएगा चल रहे हैं हम लोग 24 किलोमीटर। तो धारा के साथ अब लास्ट में क्वेश्चन कहता है पी से क्यू तक 2 घंटे जाने के लिए नाव की वास्तविक चाल क्या है। तो नाव की यहाँ तो वास्तविक चाल दिया हुआ है, तो फिर 2 घंटे में क्या मांगा, तो है इसमें क्या लगा हुआ है, देखिए हम लोग 24 किलोमीटर जब चलेंगे, 24 किलोमीटर चलेंगे और बोट का चाल क्या है 6 है, और धारा की चाल क्या है, धारा की चाल 2 है। तो 6 2 8 यानी कि 24 किलोमीटर चलने में हमको क्या है 8 या 24, यहाँ पे 3 घंटे का समय लग रहा है ना। यहाँ से देख लेते हैं 8 या 24 3 घंटे का समय लगेगा, लेकिन हमको जाना क्या है धारा के साथ, यानी पी से क्यू तक हमको 2 ही घंटे में जा रहा है। क्वेश्चन कर रहा है 2 घंटे में जाना है, ठीक है। तो 2 घंटे में जाना है, तो 2 घंटे में जाने के लिए कितना है 24 किलोमीटर, और 2 घंटा का समय, तो स्पीड हमारा क्या होना चाहिए, यानी चाल हमारा क्या होना चाहिए, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो दूरी हमारा कितना है 24, और समय कितना है 2 घंटा, तो 2 12 24, अर्थात हमारा चाल क्या होना चाहिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम धारा के साथ चलेंगे तो धारा में क्या होगा, तो धारा हमको मदद करेगा। तो धारा का स्पीड क्या है 2 किलोमीटर है, तो यानी कि 12 में से 2 घट जाएगा, बाकी हमारा चाल क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमारा चाल क्या हो जाएगा धारा के साथ जब चल रहे हैं तो धारा हमको 2 किलोमीटर, तो वो फिक्स है धारा का चाल, और हमारा चाल क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी वही पूछा जा रहा है कि नाव की वास्तविक चाल अब क्या होगा, तो हमारा चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 2130 रुपये की राशि को 3 हिस्सों में विभाजित करना है। दूसरा हिस्सा पहले हिस्से का 60% है, और पहले और तीसरे हिस्से का अनुपात 5:7 है। हिस्से रुपये में ज्ञात करें, यानी तीनों का हिस्सा आपको बताना है। तो तीनों का हिस्सा यहाँ पे कुछ नहीं है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये पहला स्टेप है। थोड़ा सा सिर्फ जो है आपको रेशियो खाली बनाने आना चाहिए था यहाँ पे, है। तो दूसरा हिस्सा पहले हिस्से का 60% है, और फिर क्या 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 कहता है पहले हिस्से तीसरे हिस्से का, मतलब दोनों में देखिए दोनों रिलेशन में क्या है पहला हिस्सा दोनों जगह है ना। तो दोनों को जोड़ने वाला पहला हिस्सा है। तो यहाँ पे देख लेंगे क्या देखेंगे, तो दूसरा और पहला, चलिए सेकेंड और पहला का रेशियो पहले देख लेते हैं। तो क्या है
दूसरा हिस्सा पहले हिस्से का 60% है, तो पहले हिस्से का 60% है तो ये 100 हो जाएगा, तो ये इसका 100 का 60% करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। तो जीरो से जीरो काट दिए, 2 × 5 = 10 और 2 × 3 = 6, यानी 3:5 में क्या है, सेकेंड और पहला। 3 और 5 में है पहला, और तीसरा क्या है, 5:7 में है। तो फिर यहाँ से आप लिख सकते हैं, सब पहले सजा के इसको लिख देते थे। सेकेंड अनुपात पहला क्या हो जाएगा, 3:5। फिर क्या है, पहला और तीसरा, पहला रेशियो तीसरा। तो यहाँ पे क्या है, पहला और तीसरा 5:7, 5:7। अब दोनों जगह देखिए क्या है, कॉमन हमारे पास पहला हिस्सा है, तो पहला हिस्सा दोनों को कॉमन को आपको यहाँ पे देखना है। तो ये पहला हिस्सा यहाँ दोनों कॉमन है, तो यहाँ भी दोनों जगह 5 और 5 है, तो वैल्यू सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं रहता तो फिर वैल्यू दोनों जगह समान हमको करना होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट रेशियो सेकेंड रेशियो थर्ड। इतना लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन हम सहूलियत के लिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया, 5, और सेकेंड क्या हो गया आपके पास, सेकेंड हमारा ये है 3, और थर्ड हमारा 7। 5 × 3 = 8, 7 × 15, हमारे अनुसार 15, लेकिन प्रश्न के अनुसार टोटल है 2130 रुपया। तो 15 का मान हमारे पास रेशियो से कितना हो गया, 2130। 2130 इसको काट दीजिए, 15 से कट जाएगा, तो 15 का 15 चौका 21, 15 चौके 60, 15 दूना 30, यानी रेशियो 1 का मान अपने पास क्या आ गया, रेशियो 1 का मान अपने पास 142 आ गया। तो खोजा क्या जा रहा है, तीनों का हिस्सा, तो पहला का हिस्सा तो गुना 5 कर देंगे, तो 1 गुने 1, 142 को 5 से गुना कर दिए, 10, 14 25 70, 1 71, 710, 710 पहला दो ऑप्शन में है, तो दूसरा भी आपको चेक करना पड़ेगा, गुना 142 कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, 6 14 28, 286, सॉरी क्या हो गया, दूसरा अपने पास हो गया 3 × 6 और 4 × 42, सॉरी 426, 3 × 6 14 42, 426, तो 710 426 ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो गया। चलिए, ये अंतिम प्रश्न था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।